नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5-6 जनवरी 2021 के करेंट अफेयर्स को। क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों एक दिन में उतने सारे झारखंड के करेंट अफेयर्स नहीं बनते हैं, जिसके कारण से हम दो दो दिन का पेयर लिए हुए हैं। इसके बाद हम क्या है कि हमने सोचा है कि एक साप्ताहिक करेंट अफेयर्स आपको जारी करेंगे, जो कि हर सप्ताह हम जितने भी एक सप्ताह के जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन्हीं को हम लाएंगे। क्योंकि हम यहाँ सवाल नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दें जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आगे हम एक एक सप्ताह में यानी वीकली करेंट अफेयर हम लेकर आएंगे, जो कि हर सप्ताह कह सकते हैं कि करेंट अफेयर जब कवर हो जाएगा उसके बाद फिर हम एक मंथली करेंट अफेयर ले आएंगे, जो कि एक मंथ का पूरा होगा। और जब मंथ पूरा कवर हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि एक ईयरली के तौर पर हम लाएंगे। तो इसी तरह से हम करेंट अफेयर्स के आगे सारे प्रश्न को लेकर आएंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं 5-6 जनवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले आज हम आप बात करेंगे आज के पहले प्रश्न को, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला सवाल है कि झारखंड के श्री अमृत लगुन को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कह सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ग्रीस का। अब यहाँ से आप याद रखिएगा, ग्रीस का ये राजदूत बनाया गया है विदेशों में। अब थोड़ा सा हम ग्रीस देश के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में अगर देखा जाए तो ग्रीस की राजधानी सबसे पहले आता है कि ग्रीस की राजधानी कहाँ है। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा यूरो है। वहीं इनके प्रधानमंत्री किरियाकस मित्सोताकिस ये इनके प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर इनके राष्ट्रपति अगर बात किया जाए कि ग्रीस का राष्ट्रपति कौन है, तो ग्रीस के राष्ट्रपति जो हैं वो कैटरीना सैकलापोलोवा। थोड़ा सा नाम अजीब ढंग का है, तो याद रखिएगा, इन सभी को शब्द को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो सबसे पहला जो कथन है वो कहता है कि इस योजना के तहत झारखंड के छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। इसके तहत हर वर्ष 10 आदिवासी छात्र छात्राएं हर वर्ष इसका लाभ उठा सकेंगे। ये भी सही है। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, पर्यटन, कला और संस्कृति समेत 22 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है और थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नए साल के मौके पर झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। कह सकते हैं कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल कह सकते हैं कि झारखंड के 10 आदिवासी छात्र छात्राएं 22 अलग अलग विषयों पर, अब याद रखिएगा कि 22 अलग अलग विषय का चर्चा किया गया है, ना कि भाषाओं का। 22 अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगर पूछा जाए कि इस योजना को किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है, चलाया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष चयनित 10 अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री, एमफिल आदि की सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाएगी। याद रखिएगा, 10 चयनित छात्र छात्राएं जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, पर्यटन, मीडिया एवं कम्युनिकेशन, मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति समेत कुल 22 भाषाओं में
1 और 2 वर्ष के कोर्स या शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ऐसी छात्रवृत्ति योजना को लागू करने वाला, याद रखिएगा, ये झारखंड देश का पहला राज्य माना जाता है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि इसमें क्या क्या कोई कंडीशन लगा हुआ है, तो बिल्कुल इसके लिए कुछ योग्यताएं रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट आता है कि इसके लिए आवेदक के स्नातक में 55% या समकक्ष संबंधित विषयों में 2 साल के शिक्षण कार्य होना चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि उसका ग्रेजुएशन में 55% या समकक्ष संबंधित विषयों में 2 साल का शिक्षण कार्य होना चाहिए। दूसरा है अभ्यर्थी के माता पिता की आय 12 लाख सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा इसमें दिया हुआ कि भारत सरकार के मंत्री या तो फिर राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे जो हैं उनको इसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, इस योजना का लाभ जो है वो भारत सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे को नहीं मिलेगा। तो हालांकि उनको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हालांकि ये लिखने के लिए भले लिख दिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसकी उम्र जो है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस तरह की योजनाओं से सब झारखंड के कई छात्र छात्राएं जो वो उच्च शिक्षा, कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण, ये कह सकते हैं कि योजना के तौर पर लाया गया है, जिससे कई सारे छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, परमहंस योगानंद जी ने रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और बता दें कि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है 16, 1916, 1917, 1920 और 1922। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1917 में। याद रखिएगा, परमहंस योगानंद जी क्रिया योग से संबंधित एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु, योगी, संत और क्रिया योग में कह सकते हैं कि एक अहम भूमिका निभाने वाले ये माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। और याद रखिएगा कि रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। परमहंस योगानंद जी के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर बात आ जाए तो इनकी जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। इनके बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। और पिता भगवती चरण घोष, पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम तो भगवती चरण घोष थे। और याद रखिएगा कि इनके जो पिता थे भगवती चरण घोष, ये बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम युक्तेश्वर गिरी था। इन्होंने उपदेश जो मुख्य तौर पर दिया वो क्रिया योग और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर माने जाते हैं। यह अपने माता पिता के चौथी संतान थे। तो याद रखिएगा, ये अपने माता पिता के चौथे संतान थे। और योगानंद के अनुसार इन्होंने कहा था कि क्रिया योग ईश्वर के साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने क्रिया योग को एक महत्वपूर्ण प्रभावी विधि माना है, जिसके पालन करने से कह सकता है कि अपने जीवन को संवारा जा सकता है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। इनकी आत्मकथा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से जरूर पूछा जाएगा सवाल, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा को योगी कथामृत, यानी कह सकते हैं कि योगी कथामृत के नाम से ये इनकी आत्मकथा लिखा गया। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत कह सकते हैं, जो कि 50 भाषाओं में अभी तक अनुवाद किया जा चुका है। और याद रखिएगा, इस तरह की पुस्तक कह सकते हैं कि ये बेस्ट सेलर पुस्तक भी माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बिकने वाला पुस्तक भी माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन 7 मार्च 1952 को इनका निधन हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। इससे संबंधित जो भी और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
योगानंद जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव, अगर बात करें इनके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जैसे 1910 से कह सकते हैं 1910 में 17 वर्ष की उम्र में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिलते हैं, और जो आगे चलकर इनके गुरु भी कह सकते हैं कि गुरु बनते हैं। 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली और संन्यास ले लिया। कह सकते हैं कि स्नातक की उपाधि लेने के बाद ये संन्यास ग्रहण करते हैं, और वहाँ से फिर कह सकते हैं कि ये एक संत के रूप में और एक योगी के रूप में ये आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं कि आध्यात्म को बढ़ावा देने लगते हैं और क्रिया योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ से याद रखिएगा 1917 में रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा 1918 से 1920 तक ये रांची स्थित मुख्य आश्रम में रहे थे, और आश्रम का नाम क्या था? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसी में ये रहते हैं 2 वर्ष, और फिर वर्ष 2020 में अमेरिका के लिए कह सकते हैं कि प्रस्थान किया। वह लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। 1935-36 में योगानंद जी यूरोप, मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर भारत लौटे। भारत सरकार ने 1977 और 2017 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। याद रखिएगा 1977 और 2017 में इनके कह सकते हैं कि सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2019 में 125 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है, और ये वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया था। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह सकते हैं कि 21 जून होगा, यहाँ में माफ़ कीजिएगा, ये 21 जून होगा, 21 जून होगा, 21 जून होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योगा डे मनाते हैं, कह सकते हैं योग दिवस मनाते हैं। तो 21 जून 2020 को क्रिया योग पर बल दिया है, क्रिया योग पर बल दिया है। तो ये याद रखिएगा, ये 21 जून है, 30 जून नहीं होगा, ये 21 जून होगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। अगला सवाल है आज का कि नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में झारखंड का कौन सा जिला देश में अव्वल रहा है? यहाँ से भी आपको कह सकते हैं कि जरूर आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहला तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि आकांक्षी जिला का जो भी कह सकते हैं कि ये जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला तो सवाल यही याद रखिएगा कि इसे नीति आयोग जारी करता है। अगर बात करें झारखंड में कौन सा जिला जो है वो देश में अव्वल रहा है, यानी प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो आपका रामगढ़ होगा। तो यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम यहाँ से कई बार रांची या तो फिर दूसरा जिला टिक करके आ जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रामगढ़ होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, जैसे पहला स्थान पर रामगढ़ है, पहला स्थान पर रामगढ़ है, दूसरे स्थान पर यादगीर है, दूसरे स्थान पर यादगीर है, तीसरे स्थान पर कह सकते हैं कि गढ़चिरौली है, और चौथे स्थान पर फिर आपका आता है दुमका जो कि झारखंड का ही है, और पांचवां स्थान पर है साहेबगंज। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आंकड़ा है, जहाँ पे झारखंड के 5 में से कह सकते हैं कि भारत के 5 टॉप 5 में झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। झारखंड के 3 जिले शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं? तो रामगढ़ पहले नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है दुमका, और 5वें नंबर पर आता है वो है साहिबगंज। याद रखिएगा रांची को इसमें स्थान भी नहीं मिला है। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर में इसे जारी क्यों किया जाता है, आकांक्षी जिला आखिर में ये जो चलाया गया है वो क्यों चलाया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम पहले तो डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है आकांक्षी जिला। तो आकांक्षी जिला के बारे में अगर समझे तो भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में किया था। तो अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि आकांक्षी जिला की शुरुआत कब किया गया था, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में किया गया था। मुख्य उद्देश्य आखिर में क्या है इसका, आकांक्षी जिला आखिर में ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो क्यों चलाया जा रहा है? तो इसका उद्देश्य जो मुख्य है वो है सामाजिक क्षेत्रों में पिछड़े रह गए और अल्प विकसित श्रेणी में आने वाले जिलों को विकास के रास्ते पर लाना है। कह सकते हैं कि वैसे अल्प विकसित और पिछड़े जिलों के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ याद रखेगा आकांक्षी जिलों में उक्त क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों पर
के आधार पर नीति आयोग हर माह रैंकिंग जारी करता है। तो इसके कौन जारी करता है? तो नीति आयोग इसे हर माह जारी करता है। आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर जिलों को रैंक दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 6 विकासात्मक क्षेत्रों पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र होगा? तो रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल ढांचागत सुविधा के आधार पर ये आंकड़ा कह सकते हैं कि तैयार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का अगला सवाल है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर का विकास झारखंड के किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी आईआईटी धनबाद। क्योंकि हम इसे पहले आईएसएम धनबाद के नाम से जानते थे, आईएसएम धनबाद, लेकिन इसे आईआईटी का दर्जा कह सकते कि आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, पहले इसे आईएसएम धनबाद के रूप में जाना जाता था, अब इसे वर्तमान में कह सकते कि आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। तो आईआईटी धनबाद इसका सही आंसर होगा। चलिए इनके बारे में हम समझते हैं कि क्या है रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर। तो याद रखिएगा, इसके तहत वेस्ट किचन और खाद्य उत्पाद पदार्थों को खाद्य में परिवर्तित कर देता है। ये एक्चुअल में ऐसा मशीन है जिसमें कह सकते हैं कि जो भी खाना हमारे कह सकते हैं कि किचन में बच जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि जो भी फल और सब्जी के छिलके होते हैं, उन सभी को अगर ये मशीन में डाल दिया जाए, अगर ये मशीन में इसको डाल दिया जाए, इस मशीन में अगर डाल दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी गला करके इसे खाद्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनका विकास इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग विभाग व उसके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग विभाग व उसके सहयोगियों के द्वारा इसे तैयार किया गया है या इसका विकास किया गया है। अब यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, जैसे आईएसएम धनबाद या फिर आईआईटी धनबाद का अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1926 में स्थापना हुआ था। एचईसी रांची यानी हैवी इलेक्ट्रिक का कह सकते हैं कि इसका स्थापना जो हुआ था एचईसी का, इसका स्थापना 1958 में हुआ है। वहीं बीआईटी सिंदरी का स्थापना 1949 में हुआ है, जबकि एनआईटी जमशेदपुर का स्थापना 1960 में हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि इन सभी संस्थान के स्थापना कब हुआ है, तो यहाँ से भी कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, और हमने कल एक प्रश्न आपसे पूछा था, उन सभी के बारे में आपको बताना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से अगले सारे वीडियो को देख सकेंगे। तो आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, कल हम एक सवाल आपसे पूछे थे जिसका आंसर बोले थे कि आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपने नहीं बताया तो आप अगले प्रश्न से ज़रूर ये हैबिट बनाएं, ताकि आप एक प्रश्न को जब लिखेंगे तो उसे आसानी से याद रख सकेंगे लंबे समय तक। आज जो कल हमने सवाल किया था वो सवाल है आपका कि झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन 65वीं पुरुष फ्री स्टाइल सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2020-21 में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा नीलेश कुमार साहू का। नीलेश कुमार साहू का कह सकते हैं कि 65वीं पुरुष फ्री स्टाइल सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में 2020-21 में कह सकते हैं कि शामिल या तो चयन किया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि गुमला निवासी नीलेश कुमार साहू का चयन कह सकते हैं चयन परिषद में पुरुष फ्री स्टाइल सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2020-21 में हुआ है। यह प्रतियोगिता याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में होने वाला है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जो कि 23 और 24 जनवरी 2021 में होगा। तो 23 से 24 जनवरी के बीच में ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में होने वाला है यह कुश्ती प्रतियोगिता। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो भी कल का महत्वपूर्ण सवाल था उन सभी का जवाब जाने, और आज हम बात करने वाले हैं, आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपसे करने वाले हैं, और इसका सवाल कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका प्रश्न है आज का कि झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है।
ऑप्शन है डीके तिवारी, रविंद्रनाथ महतो, एमवी राव और सुखदेव सिंह। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ए हो तो ए लिखिएगा, साथ ही साथ अगर नाम हो तो वो नाम बताएं, और साथ ही साथ उनके बारे में और भी जो जानकारी हो उससे जुड़े जानकारी को भी आप जरूर लिखें। इस तरह से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप सभी को पसंद आया होगा, और आप देखे होंगे कि जो भी प्रश्न हम लेकर आते हैं वो सारे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल को भरने होते तो एक एक दिन में 10-10, 15-15 सवाल हम भर देते, लेकिन वैसा सवाल हमारा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि अगर 5 सवाल को हम पढ़ें तो 5 ऐसे सवाल हो कि 5 में से कह सकते हैं कि पाँचों से सवाल बनने के चांसेस हो। नहीं तो अगर हम ऐसे सवाल डाल देते कि 2 सवाल पूछने लायक और 8 सवाल आपको ऐसे सवाल हम डाल देंगे जो कि पूछने लायक ही नहीं है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को हम लेकर आते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।